हेलो जी, नमस्कार। मैं चंदन कुमार आप सभी को आपके एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसमें किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाले थे और साथ ही साथ उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज का भी अध्ययन किया था। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि इस आज तक अभी जितने भी हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट पढ़े हैं उसका रियल में यूजेज क्या है, उसके क्या एप्लीकेशन है, हम उस पर आज बात करेंगे। तो चलिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग अपना अटेंडेंस फटाफट बना लें और जैसे लाइक का बटन दबाएंगे आज का अटेंडेंस आपका बन जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी बनाएं। और आज के लेक्चर की हम यहीं शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे जो फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ आज का टॉपिक है, बोल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस इट मींस जो अभी तक हम लोग कंसेप्ट पढ़े, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स के कंसेप्ट पढ़े, उसके क्या एप्लीकेशन है, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। और मुझे विश्वास है, यानी कि हम कह सकते हैं अभी तक के जितने भी मेहनत किया गया उसका रिजल्ट आने वाला है। इट मीन्स उसके क्या क्या यूजेज है, किस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में यूज आएगा, उसको सीखने वाले हैं। तो अब इसको बात करने से पहले मैं यहाँ देखेंगे फर्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो आप 8 क्लास से ही पढ़ते आए हैं 8, 9, 10th क्लास में आप जरूर पढ़े होंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशन को भी आप सीखे हैं, बहुत सारा ट्रिक टेक्निक से आपने सॉल्यूशन किया होगा, जिसमें आप आज उसी को हम लोग व्यापक यानी कि जनरलाइज करके बड़े स्तर पर सीखने का प्रयास करेंगे। आपको पता है इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और यहाँ आप देखोगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। जहाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इसके सिस्टम की बात करें तो इसमें 2 इक्वेशन होंगे। इट मींस जितने वेरिएबल्स होंगे किसी सिस्टम में, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशन देगा, उसके सॉल्यूशन के उतने इक्वेशन मिलेगा। तो आप बताओ, इसमें 2 वेरिएबल्स x और y है, तो इसके लिए इसके सिस्टम में कितने इक्वेशन हुए? 2 इक्वेशन हुए। यहाँ जो नीचे वाला पार्ट देखेंगे आप, तो इसको 10th क्लास में सॉल्यूशन किए हैं, बहुत सारा एलिमिनेशन मेथड, कंपेयरिंग मेथड और ग्राफिकल मेथड, बहुत सारा मेथड का यूज किए हैं। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं, इसके साथ साथ आज हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। आप बताओ, यहाँ देखोगे कितने वेरिएबल्स है? x, y और z। इट मीन्स इस पूरे सिस्टम में 3 वेरिएबल्स है और इन तीनों वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग इनके जो सिस्टम बन रहे हैं, तो कितने सिस्टम में कितने इक्वेशन आ रहे हैं? 3 इक्वेशन आ रहे हैं। अब जैसे 3 इक्वेशन आएगा तो अब आज इट मीन्स जब जितने वेरिएबल्स होंगे उतने उसके इक्वेशन देंगे उसके सिस्टम में। और यदि अगर 4 वेरिएबल्स का सिस्टम दे तो उसमें कितने इक्वेशन देना पड़ेगा? तो उसमें 4 इक्वेशन देना पड़ेगा। तो यह इट मीन्स 5 हो तो 5 होगा, 6 हो तो 6 रहेगा। अब इसके सॉल्यूशन पर बात करें, यह इसके पूरे सॉल्यूशन करने में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की क्या उपयोगिता है, इस पर हम बात करेंगे। तो देखेंगे आप यहाँ देखो, यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है और इसके बीच आप जो 10th क्लास में जो आप कंसेप्ट सीखे थे उसमें सीखे थे, जब इसका हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ कैसा होता है बताएंगे? तो इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ये क्या है? पैरेलल है। और यहाँ क्या है? कोइंसाइडिंग है। और इसका क्या सेंस है आप जानते हैं, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, यहाँ देखेंगे, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही इस ग्राफ के, इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, पैरेलल है, इन फ्यूचर कभी करेगा भी नहीं, तो इसके क्या होते हैं आप बताओ? इसके क्या होंगे?
वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और यह एक लाइन दूसरे लाइन के ही ऊपर आ गया है तो ऐसे में क्या हो गया, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और इसके कंडीशन को आप जानते हैं, जब इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो इज नॉट इक्वल टू, यहाँ देखेंगे मिस प्रिंटिंग हुआ है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा कंडीशन क्या है, पैरेलल होने के लिए कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और जो तीसरा कंडीशन है वो क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब इसके साथ साथ हम कुछ और कंसेप्ट को जानेंगे जिसमें होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, फिर कंसिस्टेंट। और इस कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का क्या सेंस है, थोड़ा सा समझ ले। जब किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकले तो वह क्या कहे जाते हैं, कंसिस्टेंट। और यहाँ देखेंगे यहाँ भी कंसिस्टेंट होगा बिकॉज यहाँ भी सॉल्यूशन निकल रहा। और यहाँ इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, बिकॉज कि यह क्या है, नो सॉल्यूशन। अब इसके सॉल्यूशन के तो तरीका आप जानते हैं, बहुत सारे यूजेज, बहुत सारे वेज है, बहुत सारे मेथड है जिसके द्वारा आपने इसका सॉल्यूशन किया है। लेकिन हम अब सीखेंगे मैट्रिक्स मेथड से इसका सॉल्यूशन कैसे की। अब यहाँ सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। अब इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। और मैट्रिक्स के रूप में किसको किस पार्ट में लिखा जाता है, इसको थोड़ा सा सीखने वाली बात होगी, ध्यान देने वाली बात होगी। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है, x और y के कोफिशिएंट है, उससे हम एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो आप बताओ, यहाँ a1 है, x का कोफिशिएंट क्या है, a1, y का कोफिशिएंट क्या है, b1। तो यहाँ क्या लिख दिया गया है, a1 b1। फिर साथ ही साथ देखेंगे a2 और b2। सेकेंड जो इक्वेशन है उसके जो x y के कोफिशिएंट है वो क्या है, a2 और b2। तो इस तरह से जो वहाँ जो मैट्रिक्स मिला उस मैट्रिक्स का नाम A रख लिया गया है। और यही कॉन्सेप्ट, यही बात तो यहाँ दी गई है, उसको क्या माना गया है, A। और वो कहाँ से आया है आपको पता है, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। और साथ ही साथ अब एक और मैट्रिक्स बनाएंगे जिस मैट्रिक्स को हम जनरली X से डिनोट करेंगे। और इस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए इस मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का मतलब x y z। तो आप बताओ, इसमें x y का जो भी वैल्यू होगा उसको हम वेरिएबल्स के फॉर्म में x में लिखेंगे। और इसके बाद कौन सा पार्ट अब बच रहा है, तो C1 और C2 बच रहे हैं। देखेंगे C1 और C2 बच रहे हैं। इसके लिए हम एक नया और मैट्रिक्स ले लेते हैं जिस मैट्रिक्स का हम नाम रखेंगे B। और इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, C1 C2, है ना आसान। अब देखेंगे यही कॉन्सेप्ट A X और B दे दिया गया। अब इनके बीच रिलेशन बिटवीन A B और X, A B X के बीच क्या रिलेशन है, थोड़ा सा इसको भी जान लें। तो देखोगे, जैसे हम A के साथ X का मल्टीप्लाई करते हैं और B के इक्वल कर देते हैं तो यही इक्वेशन हमें पुनः मिल जाता है। कहाँ से मिलता है, इस मैट्रिक्स A में X से मल्टीप्लाई करके B से इक्वेट कर देते हैं, B के इक्वेट कर देते हैं तो वह पुनः यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल जाते हैं। तो अब जैसे मिल जाएगा इसके बीच यह रिलेशन हो जाएगा। तो आप बताओ A का वैल्यू क्या है, थोड़ा सा देख करके कंपैरिजन कर ले, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके देख ले कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखोगे A1 B1 A2 B2 में हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स वाई से, और इक्वेट किसके करने हैं, तो C1 और C2 के इक्वेट करने हैं। तो C1 और C2 के इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखेंगे इसको रो में बदलना होगा, इसको बदलना होगा कॉलम में, ये तो बात पता है आपको।
और बताओ जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको जब इसके ऊपर लाएंगे तो a1 के ऊपर क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 c2, है ना, आसान है। और आपको पता है मैट्रिक्स जब पढ़े थे तो मैं इस पर बात किया था अच्छा से कि दो मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो आप बताओ यहाँ यदि दो मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो देखेंगे पहला एलिमेंट से इधर, इसको इसके इक्वल करेंगे, जैसे इसके इक्वल करेंगे तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, c1, जो यहाँ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फिर आप देखो a2x प्लस b2y, इसको किससे इक्वेट करेंगे, c2 से, तो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, यहाँ दूसरा इक्वेशन मिल रहा है ना, है ना आसान। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि ax इज इक्वल टू b, इट मीन्स a b और x में क्या रिलेशन है, a किस तरह से मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे, b मैट्रिक्स को प्राप्त करने के लिए, b मैट्रिक्स को लेने के लिए x मैट्रिक्स को कहां से लिखेंगे। यह जो मेथड है इसको मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करने का जो सबसे पहला आइडिया जिसके मन में आया था, जो सबसे पहले इसको आइडिया के फॉर्म में दिया था, थेसिस दिया था, वह कौन था, गॉस का आपने नाम सुना होगा, गॉस और जॉर्डन। गॉस और जॉर्डन ने मिल करके इस थेसिस को दिया था और आज हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के कंबाइंड फॉर्म से इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखेंगे गॉस और जॉर्डन ने जो मेथड दिया इसको मैट्रिक्स मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे मैट्रिक्स मेथड भी कहा जाता है और इसे गॉस और जॉर्डन मेथड भी कहा जाता है। तो इस मेथड को कैसे यूज में लाया जाएगा इसको हम सीखने वाले हैं। अब जो ABX के बीच में जो रिलेशन बना है इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे और आप एक रिजल्ट तक पहुंचेंगे जो काफ़ी किसी भी इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन में हेल्प करेगा। तो देखेंगे ABX A इंटू एक्स इज इक्वल टू बी है, यही ना हमें प्राप्त हुआ है, AX इज इक्वल टू बी। हमें फाइंड किसको करना है, x के वैल्यू को हमें निकालना होता है। तो x के वैल्यू को निकालेंगे कैसे, तो आप क्या करोगे, इधर से a के वैल्यू को हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं a इनवर्स से, और प्री मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो प्री मल्टीप्लाई इट मीन्स a इनवर्स इंटू ax इज इक्वल टू क्या होगा, a इनवर्स b, है ना आसान। अब क्या, इसके बाद हम कह सकते हैं कि a इनवर्स इंटू a का वैल्यू क्या हो जाता है, i हो जाता है। हम लोग तो यही प्रूफ करते हुए आए हैं अभी तक। और साथ ही साथ इंटू क्या हो जाएगा x, और इधर क्या होगा a इनवर्स b। अब आप बताओ i को यदि x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यह क्या मिलेगा, a इनवर्स b, यही ना मिला। यानी कि हमें ax और b का जो फाइनल रिलेशन मिला वह क्या मिला, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब आप बताओ क्या किसी भी मैट्रिक्स का a इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, किसी भी मैट्रिक्स का a इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। आप बताओ A इनवर्स फाइंड करने के लिए यह जरूरी है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, आप बताओ, एक चीज को मेमोराइज करो, याद करो, बताओगे, कमेंट करोगे। A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो A इनवर्स इज इक्वल टू होता है
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, होता है कि नहीं होता? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और आप बताओ यदि कहीं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा। अगर जहां कहीं भी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 हो जाए, इट मीन्स आप बताओ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 0 यह कभी भी अनडिफाइंड हो जाएगा, और जैसे अनडिफाइंड होगा तो कोई सेंसलेस हो जाएगा। तो आगे के कॉन्सेप्ट में इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखेंगे मैट्रिक्स मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड यह क्या कहता है, और इसके द्वारा किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, आप हमारे साथ बने रहें और इसका मज़ा लेते रहें। देखिए कितना मज़ेदार होगा। सबसे पहले आपको यहाँ मिल चुका है रिजल्ट, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मिला है। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद आप तो यह जानते हैं कि इतना होता है, लेकिन इसके बाद वाले स्टेप्स को देखना होगा। आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस फॉर्म में लाना है, x, a और b के फॉर्म में लाना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू फाइंड करेंगे, और जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ a आप निकालेंगे, आप यहाँ स्टेप्स को देखेंगे। आप यहाँ देखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर 0 नहीं होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a यदि 0 नहीं होता है, तो इसका सेंस है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वह यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। और दो ही कंडीशन हो सकते हैं, जब आप a के डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे तो दो से अधिक कंडीशन होंगे नहीं, या तो रिजल्ट 0 होगा या रिजल्ट नॉन जीरो होगा। जब नॉन जीरो हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, और जब 0 हो जाए तो क्या होगा, सोचने वाली बात होगी। जैसे 0 होगा आप क्या करोगे, जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे, कुछ स्टेप्स को और आगे बढ़ाएंगे, और आपको उसके बाद देखना होगा। इसके बाद जैसे ये प्रोसेस पूरा होगा, डिटर्मिनेंट ए के वैल्यू को आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद एक और थोड़ा सा काम कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अगर 0 नहीं होता है तो ए इनवर्स निकाल करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन यदि 0 हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा देखेंगे। जो एडजॉइंट ए निकाले थे उस मैट्रिक्स में हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, उस मैट्रिक्स में b से मल्टीप्लाई करेंगे, और 20 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे पुनः रिजल्ट यदि 0 नहीं होता है तो इट मीन्स जो सॉल्यूशन होंगे वह नो सॉल्यूशन, और उस जो ग्राफ होगा वह क्या होगा, पैरेलल होगा। अब आप बताओ, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको मिलेगा क्या, यदि एडजॉइंट ऑफ ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट 0 होता है, तो जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और उसको भी हम फाइंड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस मेथड से जो प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए जाएंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो इलस्ट्रेशन के द्वारा हम सीखेंगे, काफ़ी आसान होगा। आपके सामने एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कह रहा है कि सॉल्व इट बाय गॉस जॉर्डन मेथड, या इसे ही हम बोलेंगे मैट्रिक्स मेथड। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इसका सॉल्यूशन करना। तो कैसे करोगे आप, आपको पता है यह तो काफ़ी आसान है। इस इक्वेशंस को देख करके आपके मुंह में पानी आने लगा होगा कि अरे ये तो हम मौखिक कर सकते हैं, जनरली थोड़ा सा कैलकुलेशन के बाद कर सकते हैं, तो इतना बड़ा ही बात करने की क्या मतलब है। ये तो छोटे इक्वेशंस के लिए इतने ब्रॉड, मतलब इतने बड़ा लंबा चौड़ा थेसिस देने की क्या आवश्यकता है। लेकिन अभी आप इस छोटे वाले सिस्टम को सीखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको इसकी उपयोगिता समझ में आएगी। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन, ऐसे जनरली जो 10th क्लास में आप 4, 5, 6 मेथड का यूज किए हैं, उसका यूज करके इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, इसमें नो डाउट कि आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह जो
गॉस जॉर्डन मेथड है, यह क्या कहता है, इसको इसके द्वारा इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसको सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले बताया था कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ हो 5x + 2y इज इक्वल टू 3x + 2y इज इक्वल टू 5, और आपको पता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हो तो इसको हमें क्या करना होगा, 3 मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना होगा। और मैट्रिक्स के फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो पहला मैट्रिक्स क्या होगा, तो पहला मैट्रिक्स होगा 5 2 3 2। उसके बाद वाला जो मैट्रिक्स होगा क्या होगा आप बताओगे, x। और x के लिए क्या होगा बताएंगे, x के लिए इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसको मैं बताया था वेरिएबल्स को लेना है। और जो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, b होगा। और b में हमें किसको शामिल करना होगा, तो यह जो कांस्टेंट टर्म है तो उसको हमें लेना होगा 3 और 5। थोड़ा सा यहाँ एक सावधानी रखनी पड़ेगी। देखेंगे जब कभी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हो तो ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत बारीकी से ध्यान देखेंगे, ध्यान देने वाली बात ये है कि यह जो इक्वल है, इक्वल के राइट साइड में कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म जो है इक्वल के लेफ्ट साइड में नहीं होने चाहिए, इक्वल के राइट साइड में होने चाहिए। इट मीन्स आप देखो कोई भी इक्वेशन होता है a1x + b1y + c1 = 0 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 3y + 8 = 0। तो यह तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि इसका यूज करेंगे तो रिजल्ट अलग हो जाएंगे। आपको क्या करना होगा, इस मेथड में आपको, इस मेथड के लिए स्पेशली आपको ये करना होगा कि 2x + 3y और यह जो कांस्टेंट 8 है इसको इक्वल के दूसरे तरफ भेजिएगा। किधर भेजना होगा, इक्वल के दूसरे तरफ, इट मीन्स राइट साइड में भेजना होगा। और राइट साइड में जैसे भेजेंगे यह पॉजिटिव है, उधर जाने के बाद वह निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव हो जाएगा 2x + 3y = -8। और यही तो रहा, यह इस फॉर्म में जैसे आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज कर लेंगे। तो आप बताइए यहाँ जो दिया गया इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ऑलरेडी इसी फॉर्म में है, तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे। लेकिन जब कभी भी नहीं दिया हो तो पहला काम आपका बदल जाएगा। पहला काम, पहले क्या करना होगा, उस कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो देखेंगे जैसे राइट साइड में ले जाकर फिर ऐसे अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद आपको क्या करना होगा, a x b हम फाइंड कर लिए। अब इसका बाद वाला जो प्रोसेस है, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू निकालना है। डिटर्मिनेंट a = क्या होगा बताओ, यह है 5 2 3 2। क्या होगा, इसका कैलकुलेशन करिए, करके बताइए कितना कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 - 6 = 4। 4 मिला, क्या 4 मिला है। डिटर्मिनेंट ऑफ a = क्या मिला, 4। और 4 यह 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो जब 0 के इक्वल नहीं है तो क्या बताया गया था, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नहीं हो 0 के बराबर तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या, यूनिक सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। तो कैसे उस यूनिक सॉल्यूशन को हम फाइंड करेंगे, तो देखेंगे इसके तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे और जैसे यूनिक सॉल्यूशन होगा हमें इसे फाइंड भी करना होगा। तो देखेंगे फाइंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पुनः हमें उस मैट्रिक्स को लिखना होगा ए जो मैट्रिक्स है क्या है, देखेंगे 5 2 3 2, 5 2 3 2। अब क्या 5 2 3 2 है तो हम कर लेते हैं क्या, इसके इनवर्स को फाइंड करना होगा। इनवर्स को फाइंड करने के लिए इसके एडजॉइंट को भी फाइंड करना होगा।
और देखोगे इस ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसके लिए मैं मेथड बताया था, काफी शानदार जानदार मजेदार ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को फॉलो करेंगे। और ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक क्या है पता है? ट्रिक है कि इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों को क्या करना है, आपस में स्वैप करना है, इंटरचेंज करना है और इन दोनों के साइन को चेंज कर देना है। तो आप बताओ, जब इसको स्वैप करोगे, इंटरचेंज करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएंगे, 2 5 हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके साथ यह जो बाकी एलिमेंट्स बच रहे हैं उसको क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा। इट मीन्स पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव। तो देखो यहाँ क्या होगा, -2 -3, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो गया, हुआ। अब इसके बाद वाला प्रोसेस देखिएगा, हमें निकालना होगा ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला प्रूफ किया गया है, क्या प्रूफ है इसका, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और आप बताओ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया था, आप देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आया था 4, तो यहाँ हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 4। और एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू देखोगे तो यहाँ रिजल्ट मिला है 2 -2 -3 और 5। अब क्या, जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो हम यहाँ वैल्यू रख लेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो क्या होगा 1/2 -1/2 -3/4 और 5/4, ठीक है। हमें क्या मिल गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू मिल गया। अब इसके बाद का प्रोसेस डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और a का वैल्यू कितना मिला है, 1/2 -1/2 -3/4 और 5/4। इसमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, तो देखिएगा मल्टीप्लाई करना होगा 3 5 से, तो 3 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5। अब क्या हो जाएगा, जैसे 3 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कि इसको रो में बदलना होता है, इसको कॉलम में बदलना होता है, और मल्टीप्लाई करके देखिए, बताइए कितना होगा। तो देखोगे रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, 1/2 में 3 से, तो क्या होगा 3/2 प्लस यहाँ -5/2, फिर नीचे आएंगे तो क्या होगा 9/4 -9/4 और फिर प्लस 25/4। अब क्या हो जाएगा बताएंगे, 9 यहाँ मिलेगा हमें क्या, -2/2 और यहाँ मिलेगा क्या 16/4। अब क्या होगा, कैलकुलेशन कर लीजिए, -2/2 इज इक्वल टू -1 और यहाँ क्या हो जाएगा 4, यही तो रहा। अब यहाँ देखेंगे x इज इक्वल टू इतना मिला है, x इज इक्वल टू जो वैल्यू हमें मिला है वहाँ, x इज इक्वल टू हमें क्या मिला, -1/4। अब इसी x को क्या लिख सकते हैं, x y मैट्रिक्स x को क्या लिख सकते हैं, देखेंगे x इज इक्वल टू क्या था, आप यहाँ ध्यान दे लो, x इज इक्वल टू क्या था, एक्स वाई। और जब एक्स वाई को ले लिए, इट मीन्स x के बदले में हमने क्या रखा, एक्स वाई, और यहाँ इसका रिजल्ट क्या है -1/4। आया है कि नहीं आया है, आया है ना। अब बताओ, जब कंपैरिजन करेंगे तो x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू, y को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 4, तो x और y का वैल्यू हम यहाँ इजीली फाइंड कर लिए। कितना आसान है, आसान तो थोड़ा सा लगा होगा कि हम इससे आसान तरीका से जो पहले पढ़े हैं उस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा। बट अब सोचिए, अब आगे वाले प्रॉब्लम्स पर ध्यान देंगे। आगे का जो प्रॉब्लम है, आप बताओ, जो सिस्टम आप सीखे हो, जो सिस्टम आप 10th क्लास में सीखे हो, क्या उसका यूज करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं? तो डेफिनेटली
थोड़ा सा नहीं काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो देखेंगे ऐसे भी प्रॉब्लम्स का, इट मीन्स 3 वेरिएबल्स हो, 4 वेरिएबल्स हो, 5 वेरिएबल्स हो, यानी कितना भी वेरिएबल्स दिया हो और उसके सिस्टम दिए हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हो, तो उसका सॉल्यूशन हम बहुत ही मज़े से, बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं रिस्पेक्ट टू जो आप मेथड अभी तक सीखे उसके। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को भी हम करने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन कितना मज़ेदार होगा जॉर्डन मेथड से। गॉस जॉर्डन मेथड से जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा देखा जाए। तो सबसे पहला जो काम इसमें होता है, इस दिए गए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको 3 डिटर्मिनेंट में तोड़ना, 3 मैट्रिक्स में तोड़ना होता है, जिसमें पहला मैट्रिक्स क्या होता है ए, और ए मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पहला एलिमेंट्स क्या है 2 -1 3, फिर क्या है 1 1 1 1 1 1, और फिर क्या होगा 1 -1 1, है ना आसान, ये निकल गया। फिर इसके बाद जो हमारा काम होगा वह x, और x को कैसे फाइंड करेंगे, तो x y z, तो यहाँ मिला हमें क्या x y z, और जो मैट्रिक्स B होगा उसमें हम कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 9 6 2, क्या होगा 9 6 और 2, है ना आसान। अब इसके बाद हमारा काम क्या होगा, हमें चेक करना होगा कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इसको फाइंड करने से पहले हमारा ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है 2 है, 2 यानी फर्स्ट रो के अलोंग इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखेंगे 1 -+1, फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है -1, और यहाँ क्या होगा 1 -1, फिर +3 इंटू क्या हो जाएगा -1 -1 -1 तो इस तरह से यहाँ हमें मिल रहा है क्या कि 4 माइनस यहाँ 4 -6 = -2, है ना सर। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकला -2, जो 0 के इक्वल नहीं है। और जैसे 0 के इक्वल नहीं होने का मतलब ये है कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे वह किस तरह के सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, है ना सर। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कैसे उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमें ए मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को भी फाइंड करना होगा और उसके बाद हमें ए इन्वर्स फाइंड करना होगा। तो एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे तो ए = क्या है 2 -1 3, 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1। फिर से एक बार मैच करा लेते हैं। 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1, 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1, है ना आसान। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करना होगा। और एडजॉइंट फाइंड कैसे किया जाता है, मैं बताया था सबसे आसान तरीका कि उसको उसके सभी एलिमेंट्स का आप माइनर पहले निकाल लो। फिर क्या है ना कि जो कोफैक्टर वाला सिंबल होता है प्लस माइनस प्लस, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल दो, एक ही स्टेप में आपका निकल जाएगा। या आप चाहो तो अलग अलग जितने भी एलिमेंट्स है सबका कोफैक्टर निकालो, अरेंज करो, फिर ट्रांसपोज निकालो, तो भी तरीका बताया गया। आप देख सकते हो कौन तरीका आसान है। लेकिन यहाँ जब क्वेश्चन लॉन्ग है तो हम इजी वे में उसी का यूज करते हैं। और हम यहाँ करते क्या हैं देखेंगे। अब यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट = टोटल एलिमेंट्स का कोफैक्टर। टोटल एलिमेंट्स का पहले माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर ट्रांसपोज। तो देखेंगे इस 2 का कोफैक्टर निकालना, इस रो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। इस -1 का कोफैक्टर 0 हो जाएगा। इस 3 का कोफैक्टर -1 -2 हो जाएगा। फिर देखेंगे इसके अलोंग देखा जाए तो 1 का तो क्या होगा -1 + 3, -1 + 3 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। माइनस देखेंगे -1 + 3। फिर इसको देखा जाए तो 2 अब -3, 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा -1 हो जाएगा। 2 - 3 1 हो जाएगा -1। फिर इस 1 के रिस्पेक्ट में देखें तो -2 +1, -2 + 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा।
अगेन थर्ड रो के अलोंग देखा जाए, थर्ड रो के अलोंग देखा जाए तो क्या होगा आप बताओ, यहाँ होगा -1 -3, तो क्या होगा -4। इसको देख लिया जाए तो क्या होगा 2 और -3 -1, और फिर इस थर्ड लास्ट वाला एलिमेंट्स के अलोंग देखा जाए तो क्या होगा 2 -3 +3 हो जाएगा। अब यह तो रहा माइनर, ये रहा क्या माइनर। और कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स है उसके साथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा इसका देखेंगे, यह पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें -1 और क्या होगा +3, तो क्या होगा 2। अब यहाँ इस सिंबल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, या पुनः माइनस हो जाएगा, या प्लस हो जाएगा, या भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो आप फिर ट्रांसपोज निकाल देंगे। अब इसके ट्रांसपोज को निकालेंगे तो डायरेक्ट इसके एडजॉइंट निकल जाएगा। और एडजॉइंट कैसे निकलेगा तो बताओ, इस यह जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 0 -2, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा -2 -1 और 1। अगेन इसको जब लिखेंगे तो क्या होगा -4 1 3, है ना आसान, -1 -4 1 3। तो ये क्या मिले हमें, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हमें निकालना क्या होगा, ए इनवर्स। क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना। तो क्या लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया था तो -2 आया था, इसका यूज कर लेते हैं -2। और आप बताओ एडजॉइंट ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए निकला हुआ है 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3। अब 2 से डिवाइड करिए इसको, 2 से डिवाइड करेंगे मिल जाएगा कितना 1, देखेंगे -1 1 और यह 2 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा 1/2 -1/2। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 -1/2 और -3/2, है ना आसान। तो यह हमें मिला क्या ए इनवर्स, ए इनवर्स मिल गए। अब हमें क्या निकालना होगा, x इज इक्वल टू क्या होता है ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और आप बताओ ए इनवर्स में हमें b से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ए इनवर्स का जो वैल्यू लिखे थे -1 1 2 -1 1 2। अगेन क्या था 0 -1/2 0 1/2 -1/2 0 1/2 -1/2। अगेन 1 -1/2 -3/2 1 -1/2 3/2, यही ना है। अब क्या करना है, इसमें हमें मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना होगा। और मैट्रिक्स बी क्या है आप देखो बताओ, मैट्रिक्स बी क्या है 9 6 2। मैट्रिक्स बी क्या है 9 6 2, 9 6 और 2। तो क्या कर लेते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको रो में बदलना होगा, इन सबको रो में और उसको कॉलम में बदल करके जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, तो छूट गया है। और अब मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो देखेंगे यहाँ मिलेगा क्या -9 +6 +4। फिर जब सेकेंड रो को से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0, यहाँ +3 और यहाँ क्या होगा -1। अगेन जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यहाँ हो जाएगा प्लस देखेंगे -3 और फिर -3। अब क्या इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यहाँ मिलेगा क्या 10, इसका वैल्यू 10 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा। और देखेंगे 9 से 3 -3 क्या हो जाएगा, -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हुआ 3। तो इस तरह से हमें क्या मिला,
x इज इक्वल टू मिला क्या 1 2 3 द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या आया था आप बताओ। x का वैल्यू क्या x y z और x y z इज इक्वल टू 1 2 3। अब तो 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स आ गया। अब कंपेयर करोगे x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। ये रहा आपका आंसर, है ना आसान। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। सेम क्वेश्चन होगा लेकिन उससे कुछ नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, कह रहा है कि सॉल्व इट बाय गॉस जॉर्डन मेथड। इसे भी हम गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना है और बहुत मजा आने वाला है। देखेंगे यह कह रहा है कि सॉल्व इट बाय गॉस जॉर्डन मेथड। इसे गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। क्या बोलते हैं, इसे भी बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। अब इस मैट्रिक्स, यह जो दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करते हैं, पहला ए मैट्रिक्स होता है। ए में किसको शामिल करते हैं, तो ए में कोफिशिएंट को शामिल करते हैं। तो पहला कोफिशिएंट क्या है 3 -1 2 2 1 3 और क्या है 1 -2 -1, है ना। इसके बाद जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसे x बोलेंगे और x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। और फिर जो तीसरा मैट्रिक्स होगा उसे b, और b में किसको इंक्लूड किया जाता है, तो पता है जितने भी कांस्टेंट टर्म हैं सबको b में इंक्लूड किया जाता है। कांस्टेंट टर्म क्या है 3 5 1। और आप बताओ कि यह जो 3 5 1 है इक्वल के राइट साइड में है कि नहीं है। 3 5 1 देखेंगे इक्वल के राइट साइड में है, इसीलिए इसे डायरेक्ट ले लेंगे। अगर इक्वल के लेफ्ट साइड में रहता तो एक और हो जाता, आप उसे पहले किधर करते, राइट साइड में करते। तो यहाँ ऑलरेडी राइट साइड में दिया हुआ है तो बी में हम शामिल कर लेते हैं क्या 3 5 1। इसके बाद जो हमारा काम होगा वह ए है कि इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, और जब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 -1 2 2 1 3 1 -2 -1। इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करिए, सेकेंड रो या इसका वैल्यू निकालने का जो मैं तरीका बताया उसमें से किसी का एक का यूज कर ले। तो यूज करेंगे तो पहला एलिमेंट्स क्या है 3 और इसको एलिमिनेट करके फाइंड करेंगे तो क्या होगा -1 और माइनस +6 -1 +6। इसके बाद यह जो एलिमेंट्स आएगा इसका सिंबल माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या होगा +1 ले लेते हैं। इसको और इसको हटाएंगे तो क्या होगा -2 और -3, तो -2 -3 हो गया। अगेन इस 2 के अलोंग चलेंगे तो इसका सिंबल प्लस होता है और यहाँ क्या होगा -4 -1। अब क्या है कैलकुलेट करिए 3 इंटू यहाँ 5 हो जाएगा, +1 इंटू -5 हो जाएगा, +2 इंटू -5 हो जाएगा। और आप बताओ यहाँ तो रिजल्ट 15 होगा और यहाँ -5 यहाँ -10 और आप 15 यहाँ 15 - 15 इज इक्वल टू 0 आ गया। बड़ी समस्या आ गई कि नहीं। अभी तक हम लोग यही सीखे थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाए तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है, लेकिन अब यहाँ देखेंगे यहाँ क्या मिला, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो गया। जब 0 हो गया तो इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका क्या हो सकता है, इसके दो कंडीशन हो सकते हैं आगे वाले, या तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो अब इसको भी चेक करना पड़ता है, चेक करेंगे कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, इसको आगे चेक करते हैं। इसके लिए हमें ये जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट फाइंड करना होगा।
एडजॉइंट फाइंड करेंगे। और एडजॉइंट जब फाइंड करेंगे तो पहले ए को लिखेंगे 3 - 1 2, क्या है 3 - 1 2, अगेन क्या है 2 1 3, 2 1 3, फिर क्या है 1 - 2 - 1, 1 - 2 - 1। अब क्या इस मैट्रिक्स ए का हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करके चेक करेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, तो सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालने से पहले माइनर निकाल लें, फिर सिंबल से मल्टीप्लाई कर लें। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा ताकि आपको आपके जहन में, आपके दिमाग में अच्छा से सेट हो जाए बात, तो ये होना ही चाहिए। तो देखेंगे सबसे पहले हम इस 3 का करेंगे, तो 3 का करेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 6, -1 + 6 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस 1 का करेंगे तो क्या होगा -2 - 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। -2 - 3, इस 2 का करोगे तो क्या होगा, इसको और इसको हटाना होगा, तो -4 - 1, इसका -5 हो जाएगा, -4 - 1। ठीक है, अब इस 2 का करे जाए तो इस रो और इस कॉलम को हटाएंगे तो माइनस माइनस +1 और +2, तो इसका भी 5 हो जाएगा। देखेंगे इस 1 का जब करोगे तो इस रो को हटाइए तो क्या होगा -3 और -2, यहाँ भी -5 हो रहा है। देखेंगे बार बार 5 ही आ रहा है। फिर इस 3 का किया जाए इस 3 का, तो इसको और इसको एलिमिनेट करें तो क्या होगा -6 + 1, तो ये क्या हो जाएगा -6 + 1 -5। ओह, अभी तक 5 ही आया। देखेंगे काफ़ी बड़ा लॉजिक है यार, देखेंगे इस लॉजिक को समझेंगे। इस 1 को देखोगे तो -3 और -2, यहाँ भी 5 हो जा रहा है, -2 - 3, इसका भी -5 हो जाएगा। इस 2 का देखा जाए तो इसको और इसको हटा देंगे तो 3 3 जा 9 से 4 जाएगा तो फिर 5 आ रहा है। फिर अगेन देखेंगे इसको और इसको हटाएं तो क्या होगा -3 और माइनस +2, तो यहाँ भी 5 आ गया। वाह, आप भी सोच रहे होंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है। जितने भी एलिमेंट्स निकला अभी तो क्या निकला 5 5 5 ही निकला। अब क्या ये तो माइनर्स निकले हुए हैं, कोफैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए सिंबल पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का यूज करेंगे। तो अब देखो यह प्लस होता है, इसके सिंबल को कोई चेंजेस नहीं है, माइनस होता है इसे प्लस कर देंगे। और यहाँ देखेंगे प्लस है माइनस, इसको छोड़ देंगे, यहाँ वाले को माइनस करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, यहाँ जो है उसको चेंज कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। यही ना निकला, यह निकला क्या, इसके जितने भी एलिमेंट्स है सबका कोफैक्टर। अब क्या करेंगे, इसके ट्रांसपोज को भी फाइंड करेंगे और ट्रांसपोज को फाइंड करके चेक करते हैं क्या मिलता है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा 5 5 -5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 5 -5, फिर -5 -5 5 -5 -5 5 हो जाएगा। फिर क्या -5 -5 5 -5 -5 और क्या हो गया 5 हो गया। ये क्या मिला हमें, देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मिला ना। अब इसके बाद हमारा काम क्या होगा, आपको मैं बताया था, यहाँ देखेंगे सबसे जो मेथड बताया था उसको ध्यान देंगे। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ कर के एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए में हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि रिजल्ट 0 नहीं होता है तो उसके कितने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यदि आगे बढ़ेंगे रिजल्ट 0 हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना पता। तो अब हम इस प्रोसेस में आएंगे। इट मीन्स देखने के लिए हमें निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो फाइंड करना ही होगा। एडजॉइंट ऑफ ए में हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे और जैसे करेंगे हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना होगा। एडजॉइंट ए निकल गया है
अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए में, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए। एडजॉइंट ऑफ ए को लिखते हैं हम यहाँ, तो क्या है 5 माइनस 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, 5 और 5 में हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, b से, और b का वैल्यू क्या है 351, b का वैल्यू 351। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15, यहाँ क्या हो जाएगा -25, और फिर क्या होगा -5। अगेन थर्ड रो पर सेकेंड रो में आएंगे। मैं आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -15, -5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -25, फिर क्या होगा -5। अगेन आप इसको देख लें, क्या होगा -15, फिर क्या है 5 को 5 25, फिर 5 को 1 से +5। रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला आप बताओ 25 यानी -15। इसका कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ भी क्या होगा -15, और यहाँ 30 से 15 जाएगा तो यह +15, और आप बताओ यह 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अब इसका सेंस हमें क्या मिला, सिंस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, यह 0 के बराबर नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इट मीन्स इसको रेड कर देते हैं, रेड जोन का है नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, है ना आसान। तो आपको ये बात समझ में आई। अभी दो कंसेप्ट में बता दिया कि दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, नो सॉल्यूशन कब होता है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और वह भी कुछ आपको सिखाएगा, निश्चित रूप से सिखाएगा, तो वीडियो को स्किप ना करें, देखें लास्ट वाला इक्वेशंस को भी देख लें, उसके सॉल्यूशन को देखें कैसे किया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ जो प्रॉब्लम है इसमें भी कह रहा है कि सॉल्व इट बाय गॉस जॉर्डन मेथड, इसे भी गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना है। क्या होता है फटाफट इसका हम क्या कर लेते हैं, बहुत जल्दी से कोशिश करते हैं ए बी और एक्स का वैल्यू निकाल। देखेंगे कोफिशिएंट 1 1 1 है, 1 1 1, फिर क्या है 1 2 3, फिर क्या है 1 4 7, है ना। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे x y z, और फिर b इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 6 14 30, 6 14 और 30 मिला। जब इतनी बातें क्लियर तो हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ए निकालने में कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ फर्स्ट रो के लॉन्ग ही एक्सपेंड कर दे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 14 माइनस 12, 14 माइनस 12, इसका क्या होता है -1, इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 माइनस 3, 7 माइनस 3, फिर अगेन इसके लॉन्ग लिया जाए तो +1 इंटू क्या होगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू कितना होगा देखेंगे 4, 4 1 जा 4 -4 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हुआ 2। यहाँ भी आपको क्या मिल गया 0 मिल गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं। अब हमें फिर से देखना है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, नेक्स्ट टर्म में देखते हैं। अब ए के एडजॉइंट को निकालेंगे। सिंस ए इज इक्वल टू क्या दिया है 1 1 1 दिया है, फिर क्या दिया 1 2 3 1 4 7, 1 2 3 1 4 7, यही ना है। ए का वैल्यू दे दिया है 1 1 1 1 2 3 1 4 7, 1 1 1 1 2 3 1 4 7 दिया हुआ है। इसके एडजॉइंट को हम फाइंड करेंगे। एडजॉइंट को फाइंड करें, कैसे फाइंड किया जाएगा एडजॉइंट को,
तो देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकाल लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल सभी एलिमेंट्स का, पहले माइनर फिर कोफैक्टर फिर ट्रांसपोज, तीनों काम एक ही स्टेप में कर लेंगे, माइनर फिर कोफैक्टर फिर उसके क्या ट्रांसपोज। तो फर्स्ट एलिमेंट्स का माइनर क्या होगा 14 माइनस 12 2 हो जाएगा, इसका माइनर क्या होगा 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, इसका माइनर क्या होगा 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, इसका माइनर क्या होगा 7 माइनस 4 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इस 2 का माइनर 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, इस 3 का माइनर क्या होगा 4 माइनस 1 इट मीन्स 3, फिर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। अब थर्ड रो के लॉन्ग देखते हैं तो क्या होगा 3 माइनस 1 3 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसका देख लिया जाए तो क्या होगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और फिर इसका देखेंगे 7 का निकालेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। ये क्या निकला है माइनर निकला है। कोफैक्टर निकालने के लिए हम सिंबल चेंज कर देते हैं, या माइनस 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 हो गया, फिर ट्रांसपोज मारेंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा 2 माइनस 4 2 माइनस 4 2, रो किस में बदल गए कॉलम में बदल गए, -6 देखेंगे -3 6 -3 6 और क्या -3, फिर क्या है 1 माइनस 2 1 यही ना है एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है कि नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है। अब पहले चेक करना होगा कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। काम क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए में मल्टीप्लाई करना होगा किससे बी से, तो निकाल लीजिए 2 माइनस 3 1 माइनस 4 6 माइनस 2 माइनस 3 1 में मल्टीप्लाई किससे करना है बी से, और बी का वैल्यू क्या है 6 14 30 6 14 और 30। थोड़ा सा ध्यान देंगे, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा केयर करेंगे कि किस तरह से किया जाए इसका इजी वे में। तो इसको रो में बदलना होगा, इसे कॉलम में बदलना होगा और मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12 माइनस 3 को 14 से तो क्या होगा -42 हो जाएगा, 1 को 30 से तो क्या होगा +30 होगा। सेकेंड रो में करिए तो क्या होगा -24 होगा, 56 हो जाएगा और -60 हो जाएगा, नहीं 84 होगा, देखेंगे 84 होगा। फिर आगे नीचे थर्ड रो से करेंगे तो क्या होगा 12 -3 को 42 और 30 +30। अब कैलकुलेट करिए ना, देखिए 12 30 42 -42 0, यहाँ भी क्या आया 0, यहाँ भी क्या आया 0 आ गया। और 0 आने का क्या सेंस है भाई, देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। अब बताओ सबसे पहले आओ यहाँ देखेंगे शुरू में इनिशियल स्टेज में बताया था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे जब ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 हो जाए। अब कंपेयर करते हैं, एक बार देखे थे कि इसका जो वैल्यू था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 नहीं आया था तो नो सॉल्यूशन, लेकिन अब क्या आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आया है। 0 आने का क्या सेंस है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, थोड़ा सा आइए देखें, मजा आने वाला है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इट मीन्स सॉल्यूशन का जो वैल्यू होगा वह सीमित नहीं होगा, असीमित होगा, इनफाइनाइट होगा। तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं थोड़ा सा देखिए, बताते हैं, बहुत मजा आएगा। और यहाँ आपको देखोगे यहाँ जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू 0 आ जाए तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। इट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वह इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा देखेंगे, बहुत ही आसान से इजी वे में निकाल देंगे। पहले इक्वेशन को लिखना होगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 है। फिर क्या है? x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14, x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14, यह इक्वेशन सेकेंड है। अब देखेंगे इक्वेशन थर्ड क्या है? x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 30, 4z, x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू क्या है? 30, यह इक्वेशन थर्ड है। अब यह 3 दिए गए इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है। यह हमें पता चल चुका है कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो वह इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा देखेंगे, बहुत चुटकी बजा करके इजी वे में निकाल लेंगे। आपको सबसे पहले करना होगा, इसमें किसी एक वेरिएबल्स को कोई कांस्टेंट के मान ले, चाहे कोई एलिमेंट मान सकते हैं। तो हमने मान लिया लेट z इज इक्वल टू के। z को क्या मान लिया? के माना। क्यों माना? z को जैसे के मानेंगे पहला इक्वेशन किस में बदल जाएगा? तो देखोगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल, सॉरी z को क्या हम माने हैं? z को माने थे के, तो z के बदले में हमें के रखना होगा। के रखेंगे इज इक्वल टू कितना है? 6। अब इस इक्वेशन को जब हम चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस के, यह इक्वेशन 4 हो गया। अगेन x प्लस 2y प्लस 3k इज इक्वल टू 14 होगा, क्योंकि यहाँ भी z के वैल्यू को हमने क्या माना? k, सबके लिए k होगा। तो क्या होगा बताओ? x प्लस वाई और इज इक्वल टू 14 माइनस 3k, इक्वेशन 5 हो गए। अगेन क्या है? x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 30। तो क्या है? इसको भी k माना, जैसे k मानेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4y इज इक्वल टू 30 माइनस 7k, इक्वेशन 6 हो गया। अब क्या करना होगा? हमें 4, 5, 6 3 इक्वेशन मिले। अब इसमें किसी 2 का सॉल्यूशन कर लेंगे। 2 का सॉल्यूशन करेंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा? x और y का वैल्यू निकलेगा। किसके टर्म में निकलेगा? तो k के टर्म में निकलेगा। तो वही जो x, y और z का वैल्यू हम k माने थे, वही इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अब क्या करते हैं? सॉल्विंग 4 एंड 5, यहाँ लिख देते हैं क्या? सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5। 4 एंड 5 को सॉल्व करते हैं। 4 क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस के, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस के, यह इक्वेशन 4 है कि नहीं है? अब देखो, और 5 नंबर इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 माइनस 3k, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 माइनस 3k, इक्वेशन 5 है। अब इन दोनों का सॉल्यूशन हम करेंगे। दोनों का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्विंग। तो देखेंगे सॉल्यूशन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका जो आपने पढ़ा है उसका यूज कर लीजिए। यहाँ कुछ एरर हुआ है, यहाँ एक में माइनस होगा, क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ 2y है, देखेंगे 2 छूट गया है तो यहाँ 2 होगा। यहाँ देखेंगे 2 है, यहाँ 2 एलिमिनेट छूट गया है, 2 होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 2। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और y से 2y को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? माइनस y। 6 से 14 को, यह प्लस में हो जाएगा। 6 से 14 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? -8। और देखेंगे
3k से k को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा +2k। अब y इज इक्वल टू माइनस से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 8 - 2k। y का वैल्यू कितना मिला 8 - 2k। अगेन अगर y के वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 4 में रख देते हैं y के मान को, तो x प्लस y का वैल्यू कितना है 8 - 2k इज इक्वल टू 6 - k है। तो आप बताओ x इज इक्वल टू 6 - k और इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 6 - k यह जब जाएगा तो 8 जब पॉजिटिव है इधर आए तो माइनस में हो जाएगा, 2 पॉजिटिव नेगेटिव है यहाँ आकर के पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या मिला 2k से k को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो k होगा और 6 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा। तो हमें x इज इक्वल टू क्या मिला k - 2। x इज इक्वल टू क्या मिला, अब हम सॉल्यूशन पर पहुंच गए। x का वैल्यू मिला k - 2। x इज इक्वल टू क्या मिला k - 2। y इज इक्वल टू क्या मिला है 8 - 2k और z इज इक्वल टू क्या माने थे, z का वैल्यू क्या माने थे k माने थे, यही तो x y z का वैल्यू निकला। अब आप कहोगे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होगा, तो मैं बता दूं वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। k कहाँ से आता है, रियल नंबर से आता है। अब आप k का कोई भी वैल्यू रखेंगे, k का वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स वाई जेड का एक वैल्यू अलग एक सिस्टम मिलेगा, k का वैल्यू 2 रखेंगे तो एक अलग सिस्टम मिलेगा, 3 रखेंगे, यानी कि k के तो इन्फिनिटी वैल्यू हो सकते हैं। तो यहाँ एक्स वाई जेड के भी जो सॉल्यूशन होंगे वह इन्फिनिटी होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो इस तरह से एक्स वाई जेड का सॉल्यूशन निकला। अब इसी के साथ अब मुझे उम्मीद है कि यह जो 3 सिस्टम है, 3 टाइप्स के जो इक्वेशंस होते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं, मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया हूं और इसके टोटल कंसेप्ट उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया है। तो अब यहाँ इसी के साथ आपका जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है अपना दम तोड़ता है, समाप्त होता है और मैं अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद। जय हिंद।